नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को किया संबोधित। पीएम ने कहा 2047 के विकसित भारत के रोड मैप में स्टार्टअप की है बड़ी भूमिका। तकनीक ने गांवों और शहरों के बीच सामाजिक खाई को किया कम। 45% से ज्यादा स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगा मतदान। हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी होंगे चिराग पासवान। एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। डीएमके ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन भाजपा में हुई शामिल। केजरीवाल को सता रहा है गिरफ्तारी का डर। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था सवाल, ईडी के समन पर हाजिर होने में क्या है परेशानी। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कोर्ट ने केजरीवाल को दिखाया आईना, आप कानून से बड़े नहीं। पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग एक्शन में। ममता सरकार में मंत्री अरूप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास के टोरीगंज स्थित आवास पर आईटी की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई दिल दहलाने वाली वारदात। 2 मासूमों की बेरहमी से की गई हत्या। पुलिस ने एनकाउंटर में हत्यारोपी को किया ढेर। आरोपी के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। देश में होली के त्योहार को लेकर उल्लास का माहौल। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भक्तों ने मनाई रंग भरी एकादशी। होली की मस्ती में सराबोर लोगों ने हर आने जाने वाले लोगों को अबीर गुलाल से रंगा। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु करेंगी अपने अभियान का आगाज। वहीं पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, प्रियाशु और किरण जॉर्ज शुरुआती दौर में उतरेंगे मैदान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित किया। देश के अपनी तरह के सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट में सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और हजारों अन्य हितधारक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे भारतीय स्टार्टअप्स को सराहा। पीएम ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के रोड मैप में स्टार्टअप की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। पीएम ने कहा कि इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान
सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं। पीएम ने कहा कि भारत आज अगर वैश्विक स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप महाकुंभ में एक विशाल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने वहां आए स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद युवाओं का उत्साहवर्धन किया। आगे बढ़ते हैं। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ में देश में विकसित हो रहे बेहतर इकोसिस्टम की झलक देखने को मिली। वैमानिक एरोस्पेस अपने ड्रोन के जरिए देश की सुरक्षा में नए आयाम जोड़ने पर प्रयास कर रहा है, जिस पर विस्तार में जानकारी दी वैमानिक एरोस्पेस के सीईओ अखंड प्रताप सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में। इस वक्त मौजूद है अखंड प्रताप सिंह। एक यहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया है, एग्जीबिटर है यहाँ पे, और ये है उनके पास एक ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन सिस्टम थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, इसके बारे में बताएंगे और खुद अखंड प्रताप सिंह खुद बताएंगे। अखंड, पहले ये बताइए, ये ड्रोन जो है अलग कैसे है दूसरे ड्रोन के? बहुत है आज के डेट में हमारे देश में, दुनिया में ड्रोन्स बहुत है, ये अलग कैसे है और कैसे ये डिफेंस को मदद कर रहा है? आजकल हमारे आर्मी का जो सिनेरियो है वो बदल रहा है। हम एक डिफेंसिव की बजाय एग्रेसिव आर्मी बनते जा रहे हैं, और जब युद्ध के समय में या इस तरह के समय में हमें बहुत सारी माइंस बिछानी होती हैं पूरे बॉर्डर्स पर, तो उनको बिछाते हैं हमारे जवान, और वो होते हैं दुश्मन की लाइन ऑफ साइट में। और उसके लिए हमने ड्रोन बनाया है, जो ड्रोन एंटी पर्सनल माइंस को बॉर्डर पर बिछा देता है, जिससे कि दुश्मन की सेना को डिले किया जा सके एंट्री में। और ये बहुत ही हम रिकॉर्ड रख पाते हैं हर माइन का, कहाँ पर वो गिराई जा रही है, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जिससे हम बाद में जब हमें उस माइनफील्ड को क्लियर करना हो तो हम उसे आसानी से वो कर सकें। यहाँ पे आप लोग क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हेल्प ले रहे हैं? बिल्कुल, हम इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं। जब हम विदेशी सेनाओं के द्वारा बिछाए गए जो माइन फील्ड्स हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं अपने ड्रोन्स के माध्यम से, तो वहाँ पर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं अपने सेंसर्स के द्वारा, उसको प्रोसेस करने के लिए हम AI/ML का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पता लगाते हैं कि ये माइन फील्ड्स में किस तरह की माइंस बिछाई गई हैं और उनका क्या पैटर्न। तो आप देख सकते हैं एक नया एक इनोवेशन है, ये लेके आए हैं ये ड्रोन, जो कि देश की जो सैनिक हैं, जो आर्म फोर्सेस है, उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, भारत मंडपम, दिल्ली। आज भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुकूल माहौल के चलते देश दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा इकोसिस्टम बन चुका है। सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक सत्य प्रकाश सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि इसके पीछे पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व का बड़ा हाथ है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि 2014 से लेकर 2024 तक भारत में जिस तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ा है, आज की डेट में हम तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसमें सिडबी का कितना बड़ा हाथ रहा? ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है। 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फंड ऑफ फंड्स अनाउंस किया था और उन्होंने नेशनल स्टार्टअप प्रोग्राम ये मिशन स्टार्ट किया। ये 10,000 करोड़ का फंड सिडबी मैनेज कर रहा है, और ये 10,000 करोड़ का फंड 2016 से लेकर के 2024 तक आज जो कुछ भी आप इंडिया में देख रहे हैं, 2016 में इंडिया में कुल लगभग 300 केवल स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे। आज इंडिया में 1,15,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये भारत सरकार, DPIIT, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन, और सिडबी जिसको ये फंड मैनेज करने के लिए दिया गया। इस 10,000 करोड़ को हमने लगभग 135 AIF को कमिट किया, और उसकी वजह से देश में लगभग 75,000 करोड़ की कैपिटल कमिट हुई है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। और आज की डेट में ये भारत तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और इनमें से लगभग 20 स्टार्टअप हैं जो हमने फंड किया था, जो आज की डेट में यूनिकॉर्न बन चुके हैं, और आगे और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बनने की रास्ते में हैं।
इसके अलावा जो और बहुत सारी स्कीम्स हम रन करा रहे हैं कि हम बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स ने भी अपना फंड स्टेब्लिश कर रखा सिडबी के साथ, जिसमें से प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश का 1000 करोड़ का फंड है, उड़ीसा सरकार का हमारे पास फंड है, बिहार सरकार का हमारे पास फंड है, महाराष्ट्र सरकार का हमारे पास फंड है। ये सारे फंड वो हैं जो हम ए फंड ऑफ फंड जो 10,000 करोड़ का भारत सरकार का फंड है, इसके साथ उन स्टेट स्पेसिफिक स्टार्टअप में हम लगाते हैं। सो हम ऐसा देखते हैं कि जो ये इनिशिएटिव भारत सरकार का लिया गया था, और उससे बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार ने जो अभी पिछले बजट में अनाउंस किया, 1 लाख करोड़ का फंड R&D फंड स्टेब्लिश किया गया। ये सारा मिल करके मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 सालों में भारत दुनिया का नंबर 1 स्टार्टअप इकोसिस्टम बनेगा। दुनिया का नंबर 1 स्टार्टअप इकोसिस्टम बनेगा। सर, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे, कितनी बड़ी हमने एक बात की, आपने बताया कि लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स को पैसा और बहुत ही सीमलेसली पैसा देना, वो कितना अहम रहा है? ये एक्चुअली ये पूरा एक इकोसिस्टम इसके लिए डेवलप किया गया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसी भी देश में उसका इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम में क्या चीजें आती हैं? अच्छे इंक्यूबेटर होने चाहिए, सीड फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए, फिर तीसरे स्टेज में ग्रोथ कैपिटल अवेलेबल होनी चाहिए, फिर वेंचर डेट अवेलेबल होना चाहिए, और फिर लिस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आप ये देखें तो आज की डेट में सिडबी, हम लगभग देश के जितने बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, IITs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs में, उन सब के साथ हमने सीड फंड कार्पस रख रखा है। उसके अलावा DPIIT का अपना सीड फंड स्कीम चल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आइडिया को सीड करने में लोगों को सुविधा मिल रही। फिर 10,000 करोड़ का फंड अवेलेबल है जिससे ग्रोथ कैपिटल मिलती है। फिर ये दोनों से जब वो क्रॉस करते हैं, उनको ब्रिज फंडिंग की जरूरत होती है, तो वेंचर डेट का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और सिडबी जो है वो वेंचर डेट का अपना प्रोडक्ट है, और 1000 करोड़ हमने उसके लिए डेडिकेट किया हुआ है, और हम वेंचर डेट भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो इक्विटी मार्केट हो इतना रोबस्ट है कि इस समय अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ IPO इंडिया में आए हैं। तो इस वजह से ये जो इकोसिस्टम पूरा इंडिया में डेवलप हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही रोबस्ट सिस्टम डेवलप हुआ है, और इसमें सिडबी और DPIIT का बहुत बड़ा रोल है। चीफ जनरल मैनेजर सिडबी को बता रहे थे कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, एक विकसित भारत बनने में सिडबी का बहुत बड़ा योगदान है। कैंपस योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हाजीपुर सीट से चिराग पासवान को उम्मीदवार बना दिया है। यह फैसला पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड मीटिंग के बाद सामने आया है। इस दौरान मीटिंग से बाहर आए चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की संसदीय दल की बैठक के बाद ये ऐलान किया। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में खुद चुनाव लड़ूंगा। एक सहमति जरूर हुई है, और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद आज तमिलिसाई सुंदरराजन भाजपा में शामिल हो गईं। आपको बता दें कि तमिलिसाई सुंदरराजन को नवंबर 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें फरवरी 2021 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अब आज से सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 27 मार्च तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है।
17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए आज AIADMK ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। AIADMK इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का उसने फैसला लिया है। उम्मीदवारों की सूची में पार्टी महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने जारी की। पार्टी ने चेन्नई दक्षिण सीट से जयवर्धन, उत्तरी चेन्नई से रोयापुरम मनोहरन, कृष्णागिरी से जयप्रकाश, इरोड से अत्रल अशोक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा AIADMK ने सलेम लोकसभा सीट विघ्नेश विल्लुपुरम से वक्यराज, अराक्कोनम से AL विजयन को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज DMK ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, DMK सांसद कनिमोझी और अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में चेन्नई में ये घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। पार्टी ने उत्तरी चेन्नई से कलानिधि वीरस्वामी, दक्षिणी चेन्नई से थमिजाची थंगा पंडियन, मध्य चेन्नई से दयानिधि मारन, श्री पेरुम्बुदूर से TR बालू, तिरुवनमलाई से अन्नादुरई, नीलगिरी से A राजा और थुथुकुडी से कनिमोझी को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आज 40 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में 11 राज्यों के करीब 85 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी में 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है। वहीं मध्य प्रदेश की 15, राजस्थान की 15 और गुजरात की 15 सीटों पर चर्चा नहीं हो पाई। केंद्रीय चुनाव समिति CEC आज इन सीटों पर दोबारा मंथन करेगी। कल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की विधानसभा सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें सिक्किम विधानसभा की 18 सीटों पर सहमति बन गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। पार्टी ने बंगाल से कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के टिकट पर भी सहमति बना ली है। अब तक कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में 82 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पहले चरण में पार्टी ने 39 और दूसरे चरण में 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। आज होने वाली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना पर भी फैसला संभव है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी समन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर भी सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि समन आपके नाम से जारी हुए हैं, आप भी देश के नागरिक ही हैं, पेश होने में दिक्कत क्या है। वहीं ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। सुनवाई में केजरीवाल को फिलहाल न तो गिरफ्तारी से संरक्षण मिला है और न ही कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत न मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोर्ट ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। केजरीवाल को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला और ये केजरीवाल खुद ईडी के सम्मन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं, आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए। चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश की वस्तुओं का निर्यात 450 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि लाल सागर संकट से पैदा हुई चुनौतियों का समाधान समुद्री बीमा और माल ढुलाई शुल्क में तर्कसंगत वृद्धि करके किया जा सकता है। अश्वनी कुमार ने कहा कि देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात क्षेत्र को आसान और कम लागत वाले ऋण और विपणन समर्थन की जरूरत है। ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने से भी निर्यात को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, एमएसएमई की इकाइयां 2030 तक 1000 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि छोटी और मझोली इकाइयां अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बैंकों को इन्हें समर्थन देने के लिए आगे आना चाहिए। फियो अध्यक्ष ने कहा कि संगठन लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए अधिक अवसर तलाशने पर भी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मंगलवार शाम को 2 बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मंगलवार को बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में कल देर शाम एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चों की हत्या की घटना के बाद मौके पर तनाव फैल गया और भीड़ ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज रामनगरी अयोध्या के मंदिरों में रंग भरी एकादशी तिथि पर अलग ही नजारा रहा, जिसमें 500 वर्षों बाद निर्मित हुए राम मंदिर की खुशी समाहित दिखी। इसके साथ ही अवधपुरी में होली का आगाज हो गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में रंग भरी एकादशी पर प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में रंगों के बीच आस्था का ज्वार दिखा और साथ ही धार्मिक नगरी अयोध्या की सड़कें अबीर और गुलाल से रंगी हुई नजर आईं। परंपरागत रूप से कड़ी सुरक्षा में प्रमुख सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के निशान को लेकर साधु संतों का जुलूस अयोध्या की सड़कों पर निकला। परंपरा के तहत हनुमंत लला के प्रतीक चिन्ह, झंडे और निशान को लेकर मंदिर परिसर में भी जमकर होली खेली गई। श्री राम। पहले तो होली की बधाई, मंगल कामना।
ढेर सारी बधाई। विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद नव दिव्य भव्य अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और इस बार सिद्ध पीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के विजय पताका के रूप में निशान निकला है। विभिन्न मंदिरों में स्वयं हनुमान जी निकले हैं अबीर गुलाल ठाकुर जी को समर्पित करते हुए और आगे बढ़ते हुए पुनः होली खेलते हुए अयोध्या आए। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को अनुमति दी। नमस्कार।